Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids, and today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. That is our next organelle from the chapter number 3, cell and subcellular organelles. In this topic we will discuss the whole detail of endoplasmic reticulum under some specific headings. So that is basically the overview. So before starting the topic we have to look upon some overview points. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन। नंबर 2 पे हमने इनका जो है देखना है स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। नंबर 3 पर हम ये चीज़ देखेंगे कि इनका जो वॉल्यूम है वो किस किस्म का होता है, ठीक है। और नंबर 4 पर हमने देखना है इनकी काइंड्स फंक्शन के हवाले से। नंबर 5 पर हम देखेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। टाइप्स और काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद हमने जो पॉइंट्स देखने हैं, यानी इसकी जो डिटेल होगी SER और फिर RER, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना होगा। दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। हम इन हेडिंग्स पर इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम बुक पर चलते हैं और मतलब इसकी एक एक जो डिटेल है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हर एक पॉइंट को। हाँ जी, तो वर्ड एंडो का मतलब होता है विद इन, ठीक है, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क। सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि विद इन द साइटोप्लाज्म हम बात करते हैं कि कैसा ख़ास नेटवर्क होता है स्पेसिफिक सेक्स का, ट्यूब्यूल्स का, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। सबसे पहली चीज़ बाय डेफिनेशन हम जिस चीज़ को बात कर रहे हैं, डेफिनेशन के हवाले से अगर हम कहें तो आपके सामने स्क्रीन पर ही गिवन है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सेक्स एंड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी ये एक ऐसा नेटवर्क है ब्रांचिंग सेक्स और ट्यूब्यूल्स का जो कि प्लांट सेल्स के अंदर जो है एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है उनके साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, यानी विद इन द साइटोप्लाज्म जो ख़ास किस्म का नेटवर्क होता है। सो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक आप देख रहे हैं सामने की जो लाइन स्टार्ट हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 2, तो स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो सेक्स और ट्यूब्यूल्स होती हैं इनको सिस्टरनाए का नाम दिया जाता है। सिंगल को सिस्टरना और मल्टीपल के लिए सिस्टरनाए का नाम यूज़ किया जाता है। अब जितनी भी सिस्टरनाए होती हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक लार्ज और हाईली कन्वोल्यूटेड ल्यूमेन होती है, जिसके अंदर उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टरनाए स्पेस होती है, सिस्टर्नल स्पेस है। और यानी कि आपको अगर ये स्क्रीन पर मैं डायग्राम समझाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही ये कनेक्टेड है। और ये जो सारे के सारा आपको सैक और ट्यूब्यूल नज़र आ रही है, ये सैक्स हैं, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम्स वगैरह अटैच्ड हैं, तो ये RER का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ये SER का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी ये जो एक सैक है ना, ये सैक इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर राइबोसोम वगैरह अटैच्ड है, इसको हम सिस्टरनाए का नाम दे रहे हैं, सिस्टरना का, क्योंकि ये सिंगल है। तो मल्टीपल के लिए हम नाम देंगे इसको सिस्टरनाए का। और इस तरह की अगर ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इस तरह से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म है। तभी हमने कहा है कि ये नेटवर्क है फ्लैटेंड सेक्स का और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स का। तो सेक्स मीन जब हमने इसके RER की बात की है इन द फॉर्म ऑफ सिस्टरनाए, और ट्यूब्यूल्स मतलब जब हमने इसके SER की बात की है। तो ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है और यही टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के हवाले से हमारा हो गया। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जी सेक्स और ट्यूब्यूल्स हैं। सेक्स को हम नाम देते हैं सिस्टरनाए का और ट्यूब्यूल्स को ट्यूब्यूल ही है। तो सेक्स और ट्यूब्यूल्स की ये जो सिस्टरनाए है ये इट इंटरकनेक्टेड है इस तरह से कि एक लार्ज सेंट्रल आपको जो ना हाईली हम कहते हैं कि कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आता है। और इसकी जो ल्यूमेन है उसको हम सिस्टरनाए स्पेस का नाम देते हैं या सिस्टर्नल स्पेस का नाम देते हैं। और इट टेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 10% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम थर्ड हेडिंग हमारी है, तो टोटल सेल वॉल्यूम का जो है ना ये कितना है 10% है, यानी अच्छा खासा इसका स्ट्रक्चर है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो अभी हमने बात की है, सबसे पहले ही स्ट्रक्चर के अंदर ही बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि अगर आप ये बात करते हैं ना कि सिस्टरनाई की, मैंने आपको बताया कि ये इंटरकनेक्टेड होती है, डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्टेड होगा ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो है जो एक कांटेक्ट बनाया जा सके, और ये एक पाइपलाइन के तौर पे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये न्यूक्लियस हो गई, ये साइटोप्लाज्म है, तो क्योंकि ये दरमियान में यहाँ पर मौजूद है तो ये एक पाइपलाइन के तौर पे काम करेगा कि यहाँ से जो चीज़ आएगी यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसकी सिंथेसिस फॉर्मेशन होगी, ये मॉडिफिकेशन के बाद वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन क्या करता है कि ये मैन्युफैक्चर करता है, मल्टीपल प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए में इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से इनसाइड और आउटसाइड द सेल। अब इसके बाद हम आते हैं टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको काइंड्स भी कह सकते हैं, आप टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी नाम दे सकते हैं। यानी टाइप्स, फॉर्म्स और काइंड्स, ये इस किस्म के जो है ना वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास जो है ना वो दो तरह के ही होते हैं। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करें, ठीक है, इस चीज़ को, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, हमने इसको कहा है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट हम कहते हैं कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज़ राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस एंड इट अपीयर्स रफ इन अपीयरेंस। तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज़ बेसिकली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टरनाई सेक्स, ठीक है, कि ये सिस्टरनाई सेक्स का एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आर का। और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये आर का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आर का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन इसका ये होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, कि ये प्रोटीन की जो है ना सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कैसे इन्वॉल्व है, बेसिकली रीज़न ये होता है कि आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है, ये राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। अब मैसेंजर आरएनए जैसे ही न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से गुजर के इधर आता है राइबोसोम के ऊपर, इन द केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए आके अटैचमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल सरफेस, ठीक है, और फिर ट्रांसफ़र आरएनए आके अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करता है। तो ये इस तरह से प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है और फिर उसी प्रोटीन को आगे ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी ऑपरेटर्स तक ताकि वो उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन करे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं, मैंने आपको बेसिक इसकी सारी समझा दी है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, हमने कहा है कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कवर्ड होता है राइबोसोम के साथ और इसकी बम्पी अपीयरेंस आती है, यानी रफ अपीयरेंस आती है, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। अब प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बिल्कुल ऐसी है, प्रोसेसिंग क्या होता है कि बेसिकली ये ना उसमें शुगर को ऐड करवाता है, लेकिन ये खुद ऐड नहीं करता बल्कि ये उसको पैक करके भेज देता है गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ। गोल्जी ऑपरेटर्स केमिकल मॉडिफिकेशन करेगी, यानी प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन करेगी। हो सकता है उसके साथ किसी ग्रुप को ऐड करना हो, ठीक है, लाइक शुगर वगैरह, हो सकता है किसी को रिमूव करना हो, और हो सकता है उसकी प्रॉपर फोल्डिंग करानी हो सकता है उसको ट्रिम करना हो, यानी थोड़ा सा जो है ना काटना हो। तो फिर इस तरह से जो है ना ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहले मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बेसिकली इसके रफ के साथ ही कनेक्टेड होता है। ये इस तरह से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, यानी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज़ नो राइबोसोम्स ओवर इट इज़ कॉल्ड SER, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ ट्यूब्यूल्स, इंटरकनेक्टेड और ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट अपीयर स्मूथ बिकॉज इट हैज़ नो राइबोसोम ओवर इट्स सरफेस, कोई राइबोसोम यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात, इसके फंक्शंस की हम बात करें तो पहला काम क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये कैसे काम करता है कि ये नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के अंदर इन्वॉल्व है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है,
डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व है। डिटॉक्सिफिकेशन ये 3 तरह के सेल में करता है, ब्रेन, मसल, लिवर सेल के अंदर। और इसके अलावा मसल स्केल में, स्केलेटल मसल सेल में इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्को का मतलब है मसल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SPR इसको कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ना, इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि स्केलेटल मसल्स में ये कैल्शियम को स्टोर करता है, और कैल्शियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल में। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं इस चीज़ को। अब किस तरह से है कि वो ER जो कि स्मूथ होता है, जिसके ऊपर आप जूम नहीं है, तो वो SCR हो गया, स्मूथ एंड रेटिकुलम है, और ये काफ़ी स्मूथ अपीयरेंस देता है अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हम कहते हैं कि ये सेल के अंदर लेस एक्सटेंसिव होता है एज RER का कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि उसने बेसिकली जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, और आपको पता है कि सेल को मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो SCR है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉरी RER बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब SCR जो है ना, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखता है, और जो RER है वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखता है। अब SCR की जब हम बात करते हैं तो SCR जो होता है ना, ये हम कहते हैं इट इज़ चीफली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट की बिल्डिंग ब्लॉक जहाँ पे मौजूद होती हैं, मेटाबॉलिज्म वहाँ पे करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, पॉइजन्स की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे हमने बात की कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर, कैल्शियम की स्टोरेज में। और हमने एक और बात की है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर स्केलेटल मसल सेल में हो तो फिर इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे कैल्शियम को रिलीज़ करता है, क्योंकि उसके पास होती है ना कैल्शियम, इसमें स्टोर की हुई होती है, तो ये कैल्शियम को स्टोर क्योंकि रखता है तो फिर उसको रिलीज़ करता है ताकि कैल्शियम जो है रिलीज़ और मसल एक्टिविटी हो सके, मस्कुलर एक्टिविटी हो सके और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपके लिए जो एक नई टर्मिनोलॉजी है, जो हो सकता है शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुनी हो लेकिन मेजॉरिटी को नहीं भी पता होता, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है। डी का मतलब है रिमूवल, ठीक है, जो वर्ड है ना डी, इसका मतलब है रिमूवल। टॉक्सिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। बात समझ रहे हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। इसका मतलब ये है, बेसिकली मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज़ है, द प्रोसेस इन विच साइटोक्रोम P450 एंजाइम of liver and kidney cell SCR remove drugs and poison by adding hydroxyl group to them and making them more soluble in water so that these are removed in urine from the body। ठीक है, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं। यानी जो पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं ना, इनमें ये करता क्या है कि एक एंजाइम है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम, बोलते हैं उसको साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, क्योंकि ये एंजाइम इन ड्रग्स और पॉइजन्स की ना जब ब्रेक डाउन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो स्मॉल मेटाबोलाइट्स बनते हैं। उन मेटाबोलाइट्स के अंदर ना ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करवा देता है। अब अगर इन ड्रग्स और पॉइजन्स के मेटाबोलाइट्स के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, आपको पता है हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और वाटर के पास जो होता है H पॉजिटिव है। अब ये एक दूसरे को अटैक्ट करेंगे तो वही जो मेटाबोलाइट और ड्रग या पॉइजन का छोटा सा हिस्सा है ना, वो क्या होगा कि पानी के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। जब वो वाटर में सॉल्युबल होगा तो फिर वो आसानी से यूरिन का पार्ट बनेगा और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन लिखा हुआ है ना, ये हर सेल का SCR नहीं करता होता, यानी कुछ हद तक वो अपने लिए कर लेता है, लेकिन मेजॉरिटी हम बात करते हैं कि ये जो है ना, ये किडनी, ठीक है, किडनी और लिवर सेल का जो SCR होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। यानी किडनी और लिवर सेल हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, लिवर है, और उसके बाद हमने बात की है कि जो किडनी सेल है, किडनी और लिवर सेल का जो SCR होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होते हैं यूरिया साइकिल के, जो होता है सारे का सारा वो लिवर में होता है, वहाँ से यूरिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी यूरिन आती है,
फिर किडनी में बाकायदा वाटर की फिल्ट्रेशन हो जाती है कम्प्लीटली, तो फिर आपको येलोइश लिक्विड नज़र आता है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको हम यूरिन कहते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे बेटा ऐड करनी है, अब आपके टॉपिक की टोटल 5 हेडिंग्स बनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। एक 6 नंबर की हेडिंग आपने खुद ऐड कर देनी है, दैट इज़ अबाउट, उस हेडिंग का नाम है रेशो ऑफ RER एंड SER, ठीक है, रेशो ऑफ RER एंड SER। अब इसका क्या मतलब है, अब हम जैसे हमने कहा ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 काइंड्स होती हैं, RER SER। आपने बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि हर एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये दोनों टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी दोनों ही टाइप्स प्रेजेंट होंगी। अब ये सेल की डिमांड के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा रिक्वायर्ड। अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा सेल है जिसने एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करनी, प्रोटीन ज़्यादा बनानी है, उसके पास RER की जो अमाउंट होगी या रेशो होगी वो ज़्यादा होगी और SER कम होगा उसके पास। फॉर एग्जांपल वो ऐसा सेल है जिसने मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा करना है, लिवर या किडनी का सेल है, स्टमक का सेल है, तो फिर जाहिर सी बात है उसने डाइजेशन डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, उसको SER का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि RER और SER क्या है, कि हम कहते हैं द रेशो ऑफ RER एंड SER वाइडली डिपेंड अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो सेक्रेटरी सेल होती हैं ना, जिन्होंने सेक्रीशन करनी है, फॉर एग्जांपल लिवर एंड पैंक्रियाज सेल, तो उनके अंदर RER का जो कंटेंट है ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि वो सेल, हम कहते हैं सेल दैट आर एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म और कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी लाइक स्केलेटल मसल सेल, ब्रेन सेल, किडनी सेल्स, तो वहाँ पे SER का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपने रेशो लाजमी याद रखनी है कि तमाम सेल के अंदर होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेल नीड इनकी रेशो वेरी कर सकती है। जो सेक्रेटरी सेल होंगे जिन्होंने सेक्रीशन करने लाइक लिवर और पैंक्रियाज वगैरह, इनके अंदर जो होती है ना RER का कंटेंट ज़्यादा है, और इसी तरह जो SER है इनके अंदर क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल सेल, ब्रेन सेल और किडनी सेल हैं, उनके अंदर SER का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने 6 हेडिंग्स में इसको कंप्लीट किया है। एक और चीज़ ये, जहाँ पे ये जो मैं अभी डिटॉक्सिफिकेशन वाला और आपको बता रही थी ना कि SER का कंटेंट यहाँ पे होता है ब्रेन सेल के अंदर और मसल सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि आपने डायग्राम कौन सी बनानी है, आपने इस टॉपिक के लिए ये डायग्राम प्रिपेयर करनी है, और ये आपने जो है ना एक दफ़ा इसको देख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको स्ट्रक्चर वाली हेडिंग में ऐड भी कर देना है कि ये हम कहते हैं कि बेसिकली कि जहाँ हमने बात की ना कि ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस जहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, ये कनेक्ट रखती है कि इधर से आसानी से गुजर के चीज़ जो है ना बाहर की तरफ आ जाती। तो ये येलो बॉक्स लाजमी देख लेना है एक नज़र, और इसको यहाँ पे आपने ऐड कर देना है ये वाली जगह। ये जब आपने कहना है कि द सिस्टर्न आई ऑल्सो कनेक्टेड टू डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, और ये वाली बात लिख के और फिर एंड पर आपने ये वाली लाइन लिख देनी है, फिर आप थर्ड हेडिंग वॉल्यूम की तरफ आएंगे। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कमिंग अप नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे। विश यू गुड लक। Stay tuned to the channel of BioKids for upcoming lectures of ribosomes and all the